ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं तुम लोग को जीन्स पढ़ा रही थी जिसमें अपने जीन्स की डेफिनेशन देखी थी और कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, है ना। पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स उस दिन कंप्लीट नहीं हुए थे, उसका कंटिन्यूएशन में मैं नेक्स्ट जो क्लास लेने जा रही हूँ वो है कैरेक्टरिस्टिक्स पे ही, ठीक है। उसका कंटिन्यूएशन है, जो पहली वाली क्लास थी उसका कंटिन्यूएशन है जीन कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे क्या लिख रखा है, जीन कोडिंग विल डिसाइड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, है ना। तो जीन का एक और फंक्शन होता है कि वो कोड अप करता है, उसकी सीक्वेंस कोडिंग अप होते हैं। तुम लोगों को पता है प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स की कोडिंग होती है नाइट्रोजनस बेस की आपस में एक दूसरे के साथ, और फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोटीन कंटेंट बनता है ना। अगर कोडिंग जो है वो प्रॉपर चलेगी तो जो कंटेंट बनेगा, जो लास्ट में प्रोडक्ट जो अपन को मिलेगा एट अ रिजल्ट, वो अपन को प्रोटीन फॉर्म में मिलेगा जो कि नॉर्मल प्रोटीन रहेगा। लेकिन अगर कोडिंग के दौरान अगर ऐसा पर्टिकुलर कोडिंग के दौरान एक्सपोज हो गया ये जीन्स, तो म्यूटेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और जो प्रोडक्ट एट द एंड मिलेगा वो प्रोटीन जो होगी वो एबनॉर्मल प्रोटीन होगी, क्योंकि जनरली डिफेक्ट देखने को मिलेगा एक इंडिविजुअल में। हैव यू अंडरस्टूड? तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है व्हाइल नॉन कोडिंग सीक्वेंस कैन रेगुलेट द कंडीशन ऑफ अ जीन एक्सप्रेशन, है ना। जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकता है नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी, ठीक है। जीन इज लोकेटेबल रीजन ऑफ अ जीनोमिक सीक्वेंस रिस्पॉन्डिंग टू द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। आप कहते हो कि एक डीएनए सीक्वेंस में या फिर एक अपन कह सकते हैं पूरे डीएनए के स्ट्रैंड्स में अपन ढूंढने जाए कि जीन क्या है, तो जीन एक ऐसा लोकेशन है जहां पे एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को या एक पर्टिकुलर इनहेरिटेंस को अपन लोकेट कर सकते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? नेक्स्ट यहाँ पे क्या बता रखा है, जीन इज यूनियन ऑफ जीनोमिक सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग टू द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच हैव अ कैपेसिटी टू ओवरलैप, है ना। एक सीक्वेंस जीनोमिक सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर यूनिट है और वो यूनिट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी कर रहा है। इस पर्टिकुलर यूनिट को अपन जीन कहते हैं और ये जीन के पास कैपेसिटी होती है कि वो एक जगह से उठ के दूसरे जगह जाके दूसरे जीन के ऊपर जाके ओवरलैप हो सकती है। हैव यू अंडरस्टूड? और अपन कह सकते हैं कि जीन थेरेपी में भी अपन क्या करते हैं, जो डिजीज फॉर्म ऑफ जीन है उसको अपन ओवरलैप करवाते हैं थेराप्यूटिक जीन से, है ना। थेराप्यूटिक जीन्स जो कि जीन्स अपन ने खुद लैब में प्रोड्यूस की है, जिसमें अपन थेराप्यूटिक इफेक्ट देके उसको पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स देना चाह रहे हैं एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग में, तो अपन कहते हैं कि ये थेराप्यूटिक जीन है। और जो डिजीज जीन है, उस डिजीज जीन का डिजीज कंडीशन जो है उसको सप्रेस करने का तरीका होता है जीन थेरेपी में। तो जीन थेरेपी में डिजीज जीन को सप्रेस करके ये जो थेराप्यूटिक जीन है उसको बिठाया जाता है, ओवरलैप करवाया जाता है, और उसके बाद वो जीन जो है फिर वो एक्सप्रेस करती है जो कि एक एबनॉर्मेलिटी को रिमूव करने के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये ओवरलैप वाली कैपेसिटी भी होती है जीन में। नेक्स्ट क्या लग रखा है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ इंडिविजुअल इज थॉट टू बी बिकॉज ऑफ जीन। ये लोग तो तुमको पता ही है ये चीज, फिनोटाइप जीनोटाइप जितनी भी चीजें हैं केमिकल एज वेल एज फिजिकल, दोनों अपीयरेंस जो है जीन में अगर आ रही है तो जीन कंट्रीब्यूट करती है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को, ह्यूमन बीइंग के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को। अगर किसी कारणवश कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, कोई एनवायरमेंटल चेंजेस, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो सकते हैं। अदरवाइज जीन जो है वो कंट्रीब्यूट करती है एक फिजिकल अपीयरेंस को, एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को, जिसको अपन फिनोटाइप कहते हैं, और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन कहते हैं जीनोटाइप। हैव यू अंडरस्टूड? तो यहाँ पे आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जीन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेने जा रही हूँ वो है टाइप्स ऑफ जीन्स, है ना। टाइप्स ऑफ जीन्स में सबसे पहला टाइप जो अपन देखेंगे वो है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, है ना। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कौन से होते हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव जीन नाम से समझ आ रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है ना, ये पार्टिसिपेट कर रहा है एक केमिकल प्रोसेस में, है ना। तो ऐसी जीन जो कि कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेस देमसेल्फ इन ऑल देयर प्रोडक्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल जीन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, है ना। आप लोगों को पता है एक सेल में ग्लाइकोलाइसिस होना बहुत जरूरी है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस होना बहुत जरूरी है, इजंट इट, कि जिससे ग्लूकोज प्रोडक्शन हो, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि कुछ जीन्स ऐसी है जो कि जनरली एक कैटलिस्ट के फॉर्म में एक्ट आउट करती है, कैटलिस्ट जो कि केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाएगी, है ना। अपन कहते हैं कि एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट को अगर केमिकल रिएक्शन में डाल दूं तो जो केमिकल रिएक्शन 10 की रेट पे चल रही थी वो 20 की रेट पे चलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जीन क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है या फिर आगे बढ़ा रही है प्रोसेस को, है ना। तो अगर ये प्रोसेस को आगे बढ़ा रही है और ये जरूरी है एक सेलुलर एक्टिविटी को कैरी करने के लिए, तो ऐसी जीन को अपन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करती है सेलुलर एक्टिविटीज को, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है जो जीन्स ग्लाइकोलाइसिस में हेल्पफुल है वो वाली जीन को अपन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहते हैं। नेक्स्ट है नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, है ना। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन जिसको अपन एक और नाम देते हैं लग्जरी जीन्स,
है ना, जिसको अपन लग्जरी जीन्स कहते हैं. क्या कहते हैं? दे आर नॉट ऑलवेज एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ इन अ सेल एंड कैन बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ अकॉर्डिंग टू द सेलुलर एक्टिविटी, फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग, है ना. तो ये जो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स जो है, ये एक ऐसी टाइप ऑफ जीन है जो जनरली स्विच ऑन एंड ऑफ, जैसे अपन बटन को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं वैसे ये स्विच ऑन एंड ऑफ की जा सकती है ना. तो अपन कह सकते हैं लग्जरी जीन्स, जैसे कहते हैं ना कि आराम कर रही है, और ये तब तक आराम करेगी जब तक कि इसको कोई जगाए नहीं, isn't it? तो इनको जगाने के लिए और जगने के बाद इनको रोकने के लिए, दोनों के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ जीन और चाहिए, है ना. तो इनके 2 सब टाइप भी दे रखे हैं, है ना. तो जरूरी है तुम लोग को ये जानना कि ये सेलुलर एक्टिविटी के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अपने आप को लग्जरी में रखती है, इसलिए इनको लग्जरी जीन्स कहते हैं. और जब इन लोग को अपन चाह रहे हैं कि ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें तो इनको स्विच ऑन किया जाता है, और ऑब्वियसली स्विच ऑन करने के बाद केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ेगी. तो अगर अपन को केमिकल रिएक्शन का एंड मिल गया, उसके बाद फाइनली प्रोडक्ट मिल गया, तो अपन को उसको स्विच ऑफ करने के लिए फिर से जीन की रिक्वायरमेंट रहेगी. तो इसके सब टॉपिक्स जो हैं, जो सब टाइप्स जो है जीन के, वो है ये दोनों, इंड्यूसिबल जीन एज वेल एज रिप्रेसिव जीन. इंड्यूसिबल जीन क्या होते हैं? दे आर स्विच्ड ऑन इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल सब्सटेंस इंड्यूसर्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ अ जीन एक्टिविटी, है ना. तो अपन कहते हैं कि एक ऐसी इंड्यूसिबल जीन, इंड्यूस नाम से समझ आ रहा है कि ये इंड्यूस करती है केमिकल रिएक्शन को, है ना. तो इसको स्विच ऑन करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है. कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर मुझे केमिकल रिएक्शन को जो अभी तक बंद पड़ी हुई है उसको चालू करनी है, तो ये इंड्यूसिबल जीन को अपन यूटिलाइज करते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाए, है ना. इसका ऑपोजिट है रिप्रेसिव जीन, है ना. क्या होता है? दे आर दोज जीन्स विल कंटिन्यू टू एक्सप्रेस देमसेल्फ अंटिल अ केमिकल इनहिबिट्स और रिप्रेसेस द एक्टिविटी. Isn't it? रिप्रेसिव जीन एक ऐसी जीन्स जो जनरली कंटिन्यू करवाती है केमिकल प्रोसेस को, और फाइनली एक इनिबिशन के लिए उसको एक मटेरियल चाहिए रहता है जो कि अपन कहते हैं रिप्रेसिव जीन. ये इनिबिट करती है फाइनली जो केमिकल रिएक्शन इतने दिन से चल रहा है, इतनी देर से चल रहा है, उसको इनिबिट कर देती है, स्टॉप दे देती है कोई केमिकल रिएक्शन को जब प्रोडक्ट अपन को मिल चुका होता है. हैव यू अंडरस्टूड? तो ये सारे टाइप्स है, और भी सारे टाइप्स है. ओके, नेक्स्ट जो कंटिन्यूशन में है वो है मल्टी जीन, है ना. नेक्स्ट टाइप ऑफ जीन है मल्टी जीन. मल्टी जीन किसको कहते हैं अपन? ग्रुप ऑफ सिमिलर और नियरली सिमिलर जीन फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम और टिश्यू स्पेसिफिक प्रोडक्ट, है ना. कुछ ऐसे जीन्स जो कि एक जैसे दिखते हैं और ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं एक दूसरे के, ऐसे जीन्स जो जनरली टाइम पे टिश्यू रिपेयर के लिए या उसके प्रोडक्ट के लिए या फिर प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ऐसी टाइप ऑफ जीन को अपन कहते हैं मल्टी जीन. मल्टी जीन मतलब एक नहीं, एक से ज्यादा. तो मल्टी ग्रुप में प्रेजेंट है ये लोग, और ये आपस में दिखने में एक जैसी होती है या ऑलमोस्ट नियर अबाउट सेम रहती हैं, ठीक है. और जनरली ऐसी जीन्स जो होती हैं वो जनरली पार्टिसिपेट करती है जब भी रिक्वायरमेंट होता है टिश्यू या फिर सेल में, ठीक है, उनके सेलुलर एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए. नेक्स्ट है रिपीटेड जीन. जीन विच आर सिमिलर एंड आर प्रेजेंट इन द मल्टीपल कॉपीज, है ना. मल्टीपल कॉपीज में प्रेजेंट है, मल्टीपल कॉपीज में जो प्रेजेंट है और रिपीटेड है वो, है ना. ऐसा नहीं है कि वो सारी, ऑब्वियसली पहली वाली जो थी वो सारी सिमिलर थी, लेकिन इसमें क्या होगा, हो सकता है कि मल्टीपल कॉपीज में 2 एक जैसी हो, उसके बाद एक गैप आया, उसके बाद 2 एक जैसी हो, ठीक है. तो ऐसे वाली जो जीन्स है जो जनरली मल्टीपल कॉपीज में प्रेजेंट है, ऐसी जीन्स को अपन सेम होती हैं जो, ऐसी जीन्स को अपन कहते हैं रिपीटेड जीन, है ना. सिंगल कॉपी जीन जो जनरली एक सिंगल कॉपी में प्रेजेंट है, ऐसी जीन को अपन सिंगल कॉपी जीन कहते हैं, ठीक है. स्यूडो जीन नाम से समझ आ रहा है फॉल्स जीन, जो जीन नहीं है एक्चुअली, लेकिन जीन जैसी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. देन दे आर होमोलॉजी विद द फंक्शनल जीन्स बट आर अनेबल टू प्रोड्यूस द फंक्शनल प्रोडक्ट, है ना. इन जीन्स को अगर आप देखने जाओगे, स्यूडो जीन्स ऐसी जीन्स होती हैं जो ऑलमोस्ट सेम दिखती हैं बाकी सारी जीन्स से, लेकिन जब इनके फंक्शन पे इसको डालें, है ना, जो जीन ऑलमोस्ट सेम दिखती हैं और उसको उस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाए, तो जो प्रोडक्ट उसमें से आएगा वो एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट नहीं आएगा बल्कि कुछ और प्रोडक्ट आएगा, है ना. जैसे कि केमिकल रिएक्शन में मैंने ऐसी जीन को डाल दिया जो कि स्यूडो जीन है, वो अंत में केमिकल रिएक्शन के अंत में जो प्रोडक्ट आएगा वो एबनॉर्मल देगा, जो प्रोटीन अपन चाह रहे हैं वो प्रोटीन अपन को लास्ट में नहीं मिलेगा, लेकिन वो दिखने में वैसी जीन थी जो कि पार्टिसिपेट करती है जनरली उस केमिकल रिएक्शन में. हैव यू अंडरस्टूड? देन स्प्लिट जीन, ये क्या है? पोजेसेस हैव अ एक्स्ट्रा और नॉन एसेंशियल रीजन interspersed with the essential region, है ना.
तो ये वाली स्प्लिट जीन्स कौन सी होती है, जो स्प्लिट कर देती है केमिकल रिएक्शन को, है ना। तो ऐसी जीन जो जनरली स्प्लिट कर दे, तो मैं फिर से बोलूंगी जीन की कोडिंग एक साथ चल रही है, CAG 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 फिर CAT। तो ये CAT ने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, है ना। लेकिन वो सेम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है ना, उसी सीरीज में CAG CAG वाले में CAT प्रेजेंट है, फिर वापस एक CAG। इसका मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूस सेम प्रोसेस में इन्वॉल्व है, लेकिन उसने क्या कर दिया, एक ब्रेक दे दिया। क्यों ब्रेक दिया, क्योंकि उसने एब्नॉर्मलिटी आ गई, CAG की जगह CAT आ गई, थाइमीन आ गई, ठीक है, ग्विनाइन की जगह। तो ये जो है वो नॉन एसेंशियल पार्ट होता है, जो जनरली एसेंशियल पार्ट के साथ इंटरस्पर्स्ड होता है, मतलब मिली हुई है, गुली हुई है। हैव यू अंडरस्टूड? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जीन जो है वो है जंपिंग जीन। ये कौन सी जीन होती है, नाम से समझ आ रहा है कि एक जगह बैठती नहीं है, बल्कि वो जंप करती है ना, एक जगह से दूसरी जगह जंप कर सकती है। ऐसी जीन जिनकी स्टेबिलिटी नहीं होती है ना। अपन कहते हैं कि यार जीन एक जगह लोकेटेड है तो उसकी लोकेशन को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन कुछ जीन्स ऐसी होती है जो कि जंप करती रहती है, उसकी लोकेशन अपन एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। ऐसी जीन को जंपिंग जीन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, सेगमेंट ऑफ DNA दैट कैन जंप और मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ जीनोम। पूरे जीनोम प्रोजेक्ट, पूरे जीनोम दैट इज टोटलिटी ऑफ जीन्स जो है, उन जीन की सीक्वेंस में वो कहीं से भी जंप करके, जैसे 3rd नंबर से जंप करके वो 5th पे जा सकती है, थोड़े दिनों बाद देखेंगे तो वो 5th से जंप करके 8th पे दिखेगी अपन को। तो उसकी एक पर्टिकुलर लोकस नहीं रहता है, तो ऐसी जीन को अपन जंपिंग जीन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ओवरलैपिंग जीन, जो मैंने जस्ट तुम लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स में समझाया कि वो ओवरलैप कर सकती है जीन, किसको, दूसरी जीन को जो कि रिसेसिव है, जो कि दबी हुई है, उसको ओवरलैप करके वो बैठ सकती है आराम से। ऐसी जीन्स को अपन ओवरलैपिंग जीन कहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन, ये जीन्स है विच आर एनकोडेड विद द इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर द सेलुलर एक्टिविटीज, ठीक है। सेलुलर एक्टिविटीज के लिए जो रिक्वायरमेंट है, ये ऐसी जीन्स है जो जनरली केमिकल सब्सटेंस है ना, जो एक्ट आउट करती है एज अ केमिकल रिएक्शन में एक्ट आउट करती है, सेलुलर एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है जनरली फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एक सेल साइकिल में अगर मुझे कुछ चीज को, सेल साइकिल को आगे बढ़ाना है, या फिर अब मैं कहूंगी कि सेल की केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाना है, तो उसमें मुझे कुछ ऐसा कैटलिस्ट डालना पड़ेगा जो कि उसको प्रमोट कर दे, उसको आगे बढ़ा दे। और ये ऐसी चीज है जो जनरली उसके स्ट्रक्चर को फाइनली प्रोड्यूस कर लेगी, है ना। एट द एंड प्रोटीन बन जाएगा। तो प्रोटीन कब बनेगा, जब जीन को, ऐसी जीन को मैं उसके अंदर डालूं जो जनरली उस प्रोटीन को एक स्ट्रक्चर दे देगा, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे देगा। तो ऐसी कौन सी जीन हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल हॉर्मोन्स, है ना। हॉर्मोन्स क्या करता है, हॉर्मोन्स ऑब्वियसली कोई केमिकल रिएक्शंस को आगे बढ़ा देता है, और फाइनली जो प्रोडक्ट अपन को लास्ट में चाहिए वो एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट मिलता है जो अपन सोच के रखे हैं, isn't it? तो हॉर्मोन्स है। जीन्स विच आर एनकोडेड विथ इंफॉर्मेशन, एक ऐसी जीन जिसके पास इंफॉर्मेशन है जो जनरली फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस, लास्ट में एक प्रोडक्ट बनेगा केमिकल सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर द सेलुलर एक्टिविटी, है ना, जो सेलुलर एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड है ना। कुछ ऐसे हॉर्मोन्स जो कि सेलुलर एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड है, ये फाइनली ये हॉर्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस करवा देगी, है ना। तो प्रोडक्ट अपन को लास्ट में मिल जाएगा। तो ऐसी जीन्स को अपन कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। रेगुलेटरी जीन्स, ये ऐसी जीन्स है जो जनरली रेगुलेट करती है स्ट्रक्चरल जीन्स को, है ना। तो रेगुलेट करने के लिए, जैसे मैं बताया ना, स्विच ऑन एंड ऑफ, वैसे ये भी एक रेगुलेट करती है। जनरली रेगुलेटर क्या काम करता है, ऑन एंड ऑफ करने के लिए हेल्पफुल है, isn't it? आपके फैन के रेगुलेटर्स होते हैं, उसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, उसको स्पीड अप कर सकते हैं, उसको स्पीड डाउन कर सकते हैं, isn't it? इन द सेम वे ये रेगुलेटरी जीन जो है वो भी स्ट्रक्चरल जीन को और उसकी केमिकल रिएक्शंस को आगे बढ़ाने में, कितना घटाना है कितना बढ़ाना है, इन सबको कंट्रोल करने का काम रेगुलेटरी जीन करेगी। नेक्स्ट एंड द लास्ट है माइटोकॉन्ड्रियल जीन। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ दिस सेल कहलाता है ना। सेल के साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, जो जनरली रिस्पॉन्सिबल है एनर्जी के लिए, सेल को एनर्जी देती है, isn't it? ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें भी जनरली डीएनए प्रेजेंट है। तो अपन कह सकते हैं कि सेल के न्यूक्लियस अकेले में डीएनए नहीं है, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए है, और ऐसी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, है ना, जो कि जनरली जीन्स कैरी करती है। तो अपन कह सकते हैं कितनी है, दैट इज द सेल न्यूक्लियस इज नॉट ओनली द साइट वेयर द डीएनए इज प्रेजेंट। मैंने अभी बताया कि सेल के न्यूक्लियस अकेले में डीएनए प्रेजेंट नहीं है, बल्कि इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दी माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ सेल, है ना। तो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म जो अपन कहते हैं, साइटोप्लाज्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें भी जनरली अपन कह सकते हैं डीएनए प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ अ सेल विच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द cell, isn't it? Cytoplasm of the cell. There are hundreds of mitochondria. कितनी माइटोकॉन्ड्रिया है, hundreds of mitochondria है in the cells, and उसके पास जनरली कितने हैं, 10 डीएनए की कॉपीज हैं,
है ना, तो अपन इंटू करें हंड्रेड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंटू 10 डीएनए कॉपीज को, तो अपन को 1000 का रिजल्ट मिलेगा. दिस मीन्स दैट 1000 कॉपीज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज प्रेजेंट इन दी माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट इज लेस देन दी न्यूक्लियस, है ना. न्यूक्लियस के पास ट्रिलियंस बिलियंस है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास कम है, लेकिन है उसके पास डीएनए, है ना. और क्योंकि उसके पास डीएनए हैं तो कितनी है, 10 कॉपीज ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट इन दी हंड्रेड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, इजंट इट. तो उसको अपन 1000 से इंटू कर दिया तो अपन को क्या मिल गया, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मिल गया. तो कितने मिल गए, थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट है, जो जनरली कहाँ प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में. लेकिन फिर से इसकी गिनती जो है वो कम है न्यूक्लियस से कंपेयर्ड, isn't it? साइटोप्लाज्म में जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो कम है, उसकी माइटोकॉन्ड्रिया में जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. ठीक है. फिर इन्होंने बोला है द अमाउंट ऑफ डीएनए विच इज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मदर नॉट फादर, है ना. मदर से कॉन्ट्रीब्यूटेड है जनरली माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, फादर से नहीं. क्यों, रीजन ये है कि स्पर्म सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है. तो अपन कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अगर एक सेल में प्रेजेंट है तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है ये कॉन्ट्रीब्यूटेड है कहां से, मदर की साइड से, मैटरनल साइड से. पैटर्नल साइड से नहीं, क्योंकि पैटर्नल साइड में इसलिए नहीं है क्योंकि उसके स्पर्म सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है. जनरली वो जो माइटोकॉन्ड्रिया वो यूटिलाइज हो चुका होता है फॉर द मोटिलिटी ऑफ अ स्पर्म, isn't it? तो ओवम सेल्स में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और जनरली अगर नेक्स्ट जनरेशन में उसके सेल्स में अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट है तो इसका कंट्रीब्यूशन, इसका श्रेय जो है वो पूरा जाता है ओवम सेल को, isn't it? क्योंकि स्पर्म सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया एट द एंड प्रेजेंट नहीं होता है. तो ये हुए आपके टाइप्स ऑफ जीन्स. हैव यू अंडरस्टूड?